Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम आज करेंगे वेक्टर्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज की रिवीजन। तो उससे क्या होगा, क्योंकि बेसिक्स अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज क्रैक करने के लिए और केस स्टडीज़ क्रैक करने के लिए, तो इसीलिए हमारा बेसिक्स पे ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ये पहले की तरह बोर्ड एग्जाम नहीं रहे कि जस्ट हमने एनसीईआरटी बहुत बार कर ली, रोट लर्निंग कर ली और उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब बहुत सारे एमसीक्यू इस वे में बनाते हैं ताकि हमारे बेसिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से टेस्ट हो जाएं। तो इसीलिए बेसिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज करेंगे वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्लीट फॉर्मूला रिविजन इन वन वीडियो। तो फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हमें पता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो डायरेक्टेड मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। सो व्हेन अ line is restricted between 2 points from A to B, it is called a directed line segment. अगर हम ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A to B लेते हैं। A to B मतलब डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, तो वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी। इट इज़ अ वेक्टर डिनोटेड एज AB. Starting point A is called initial point and point B where it ends is called its terminal point. So this is initial point and this is terminal point. The distance between initial and terminal points of a vector is called magnitude or length of the vector denoted by AB का magnitude. तो इसका magnitude ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, उसमें A पॉइंट गिवन था और B पॉइंट गिवन था। जैसे A गिवन होगा 1 2 2 और B गिवन था सपोजिंग 2 3 4। तो उसमें ना लिखा था कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्टेड फ्रॉम B टू A। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको उल्टा कर दिया, मतलब उन्होंने पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो उन्होंने A पॉइंट पहले देखा, B पहले देखा और B माइनस A करके AB की लेंथ निकाल दी। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि B टू A डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो B को इनिशियल पॉइंट लेना है और A को टर्मिनल पॉइंट लेना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे अगर हमें A गिवन हो तो A के साथ ना इसका वेक्टर बनाने के लिए उसको इसका पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो OA जो होगा वो होगा, क्योंकि 1 है ना, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। और B का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। अगर हमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम A टू B निकालने को बोला हो, तो A टू B निकालने के लिए हम हमेशा B में से A को माइनस करेंगे, तो हम OB माइनस OA करेंगे। OB माइनस OA में दिस माइनस दिस, मतलब 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, इस वे से करेंगे। पर अगर हमें बोला हो कि इनिशियल पॉइंट लाइन सेगमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम B टू A, मैग्नीट्यूड निकालना हो दोनों का AB या BA, वो तो सेम आएगा। बट अगर मैग्नीट्यूड की बजाय हमें वेक्टर निकालने को बोला हो तो वो डिफरेंट आएगा। अगर हमें बोला हो कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम B टू A, तो वो BA होगा। BA और AB में फ़र्क क्या है, BA में हम हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो वो होगा OA माइनस OB। तो इसमें देख सकते हो कि ये जो AB वेक्टर है OB माइनस OA आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज अगेन 1 j कैप, 4 माइनस 2 2 k कैप। पर जब हम BA करेंगे OA में से OB माइनस करेंगे, मतलब A में से B, तो ऐसे भी यहाँ से भी देख लो, मैंने ऑलरेडी OA OB लिख लिए हैं। तो i कैप माइनस 2 i कैप, ये होगा माइनस i कैप, 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस j कैप, 2 i कैप माइनस 4 k कैप माइनस 2 k कैप। तो इसमें देख सकते हो कि AB वेक्टर एंड BA वेक्टर में डिफरेंस है साइंस का। तो इसीलिए वहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस गिवन होंगे, अगर क्वेश्चन जैसे ये आया ना कि A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, वी आर टू फाइंड द वेक्टर ऑफ द
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम बी टू ए, तो बी विल बी इनिशियल पॉइंट, ए विल बी फाइनल पॉइंट। तो उस टाइप के एमसीक्यू में अगर किसी ने ए बी करके निकाल लिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी which has only magnitude, for example length, mass, time, distance, speed, area, volume, temperature, work, money, voltage, density, resistance। एक्चुअली क्या है कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का है तो उनको तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ में अच्छी तरह से पता होगा, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर आ जाए। वैसे मैथ्स में कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, बट फिर भी जो बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है हमें थोड़ा सा उसमें से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद अ स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे लेंथ है 5 मीटर है तो 5 इज इट्स मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स है जो कि 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट फोर्स की हमेशा डायरेक्शन भी होती है। तो जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर में आएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हम समझ लेते हैं कि उसको हम ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। सपोजिंग यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन तो पता है 0 0 0 होगा, इसमें 3 डायमेंशनल ले लो, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, कोई पॉइंट है विच इज़ 2 1 3। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर कैसे देखते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर होता है पोजीशन वेक्टर में हम ओपी के डायरेक्शन रेशोज लेते हैं। डायरेक्शन रेशोज का मतलब होता है इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना इनको माइनस करना है। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो ये 2 1 3 आ गया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो जब भी ओरिजिन हो तो ओरिजिन तो हम 0 0 0 ही होगा, तो हम इस पॉइंट में से 0 0 0 ही माइनस करेंगे तो यही वाला पॉइंट तो आएगा। इसीलिए जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना हो जस्ट उसके x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप लगा दिया करो, प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप लगा दिया करो, प्लस z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप लगा दिया करो। जैसे अगर हमें p पॉइंट गिवन है 1 7 5, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सिंपली ओपी लिख लिया करो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहे हैं तो 1 के साथ i कैप, 7 के साथ j कैप, 5 के साथ k कैप, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का रूट। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्योंकि ये ऐसे आया पोजीशन वेक्टर, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो आई कैप का कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर एंड के कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर। मतलब कोई भी हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो दैट मीन्स वी राइट द वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वो सिंपली पॉइंट अगर 1 2 3 है तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। Direction ratios of a vector. Direction ratios are scalar components of a vector and represent its projection along the respective axes. They are denoted by ABC and a square plus b square plus c square is not equal to 1. जैसे अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो, वेक्टर a गिवन है, एक्चुअली OA लिखते हैं या फिर स्मॉल a लिखते हैं। सपोजिंग वेक्टर a गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे ना सिंपली i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो 2 3 4। पर अगर हमें कोई पॉइंट गिवन हो, जैसे a गिवन है 1 2 3, b गिवन है 2 1 4
तो हमें डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी निकालने हैं। अगर ए बी के डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं तो कैसे करोगे, बी माइनस ए करोगे, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ये आएंगे 1 माइनस 1 एंड 1। तो ये इसके डायरेक्शन रेशोज होंगे। डायरेक्शन रेशोज क्योंकि सिंपली रेशोज होते हैं तो उनको हम लोएस्ट टर्म्स में भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के डायरेक्शन रेशोज 2, 4, 6 आ रहे हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करके 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन रेशोज में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन किस में होती है, डायरेक्शन को साइंस में होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो डायरेक्शन रेशोज आर सिंपली स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इनफैक्ट जैसे हमने पिछला क्वेश्चन एक किया था, एक डेफिनेशन कि अगर हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, बी गिवन है, तो मैंने बताया ना ए बी के डायरेक्शन रेशोज बी में से ए माइनस करके निकालने हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, जब हमने ए बी निकाला वेक्टर तो सिंपली 1, 1, 2 इसके डायरेक्शन रेशोज हैं। और जो बी ए वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे -1, -1, -2। बट इसको हम लोएस्ट टर्म्स में कर सकते हैं माइनस साइन कैंसिल करके, तो वो एक्चुअली सेम ही आएंगे। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशोज। अब है डायरेक्शन एंगल्स एंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, सपोजिंग कोई भी वेक्टर हमें गिवन है तो वो जो वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। सपोजिंग वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बीटा, गामा। So the angles alpha, beta, gamma made by the vector are with the positive direction, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब हम लेते हैं एंगल, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में है वो एक्स, पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस नहीं, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा, बीटा, गामा, तो उन अल्फा, बीटा, गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। उन्हीं अल्फा, बीटा, गामा का जब हम कॉस ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दे आर कॉल्ड direction cosines of the vector r, and direction cosines are denoted by L, M, N, where L is cos alpha, M is cos beta, N is cos gamma. L square plus M square plus N square हमेशा 1 होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस्ड ना पिछले साल असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी आया था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 क्यों होता है, क्योंकि जब हम कॉज अल्फा निकालते हैं ना, कॉज अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो और कॉज गामा निकालेंगे उसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके, और कॉज बीटा निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो सेम वेक्टर रहेगा बट बेस जो है वो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस पे लाई करेगी। तो उनको जब हम ऐड करके सॉल्व करते हैं ना तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कॉस की जब हम रेशोज लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मतलब उसका एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या बीटा कॉस बीटा लेते हैं, कॉस गामा लेते हैं, तो उससे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। तो ये जो वेक्टर्स के पिछले साल एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग आए थे वो सारे मैंने 2024 के पीवाईक्यूज के वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स में मतलब इनफैक्ट ये वाला जब बेसिक्स का ये सारा वीडियो अगर पूरा देखो अच्छी तरह से तो उसके बाद वेक्टर्स का एमसीक्यू वाला पार्ट देख सकते हो 2024 पीवाईक्यूज का, तो उससे क्या होगा कि ये वाले जो बेसिक्स हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN, तो हमने अभी पढ़ा है कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है,
जो एंगल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेक्टर पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ बनाता है, और उसी एंगल का जब हम कॉस ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और अगर एल जो होगा, एल एम एन भी डायरेक्शन को साइंस डिनोट करते हैं, तो एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा एंड एन इज कॉस गामा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 1 होता है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड आर, डायरेक्शन रेशियोज ABC एंड डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ अ वेक्टर? एक गिवन वेक्टर है, जैसे वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये वेक्टर हमें गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड r, या सिंपली इसको r भी बोलते हैं, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आर 2 3 4, सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं? सारे जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो बेसिकली हम एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाते हैं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो जब हम उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट्स तब होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अगर हम सारे डायरेक्शन रेशियो सारे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो ये हो जाएगा 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। तो आई होप ये सारा जो है क्लियर होगा कि इसमें जो भी हमें वेक्टर गिवन होता है उसके कोफिशिएंट्स i कैप j कैप के कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। जब हम उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो हम हर एक कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उस केस में जो कोफिशिएंट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसमें देख सकते हो कि L इज 2/√29, M इज 3/√29 एंड N इज 4/√29। इसमें वेरीफाई भी करके देख सकते हो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होगा वो आएगा 1, क्योंकि जब हम L स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर होगा 4/29, M स्क्वायर होगा 9/29 एंड N स्क्वायर होगा 16/29। जब हम इन सबको ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 29 आएगा, न्यूमरेटर में 16 प्लस 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 विच इज अगेन 29। तो ये मतलब ये है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन। डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं, L होता है A डिवाइडेड बाय R, तो ये जो A था उसको हमने जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया डायरेक्शन कोसाइन आ गया। M इज B डिवाइडेड बाय R, N इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय R। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में आएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। इसको ना कई बार जो इंग्लिश अल्फाबेट का O होता है ना, O लिख के ऐसे भी लिखा होता है, ऊपर एरो डाला होता है, दिस इज नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये NCERT बुक से ही है, तो उसमें से भी मतलब ये डेफिनेशन सेम है। तो वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय O के ऊपर 0। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बट इस जीरो का वेक्टर का 0 मैग्नीट्यूड होगा एंड जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Zero vector does not have any magnitude and zero vector cannot have any direction। ना उसका magnitude होता है ना उसकी direction होती है।
तो जीरो वेक्टर में इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। जैसे अगर हमें ये गिवन हो, कोई क्वाड्रिलैटरल गिवन है ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, ये बी पे ख़त्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, तो ये सिंपली बी एंड बी मर्ज हो जाएगा, ये ए सी बन जाएगा। अब ए सी प्लस सी डी प्लस डी ए, अब ये जो है ए सी प्लस सी डी, सी पे ख़त्म हो रहा है, सी पे शुरू हो रहा है, तो ये ए डी बन जाएगा। तो ए डी प्लस डी ए, तो ए डी, डी पे ख़त्म हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, तो ए बन जाएगा। ए टू ए इज़ ऑलवेज ज़ीरो वेक्टर। तो कई बार हमें क्वेश्चन में इस वे में गिवन होता है कि ए बी बी सी ए गिवन होती है साइड्स, तो उससे हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा कंक्लूड करना पड़ता है कि उन सब का सम जो होगा वो ज़ीरो वेक्टर होगा। और ऑल्टरनेटिवली अदरवाइज इट में बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, मतलब इसका हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकते, पर हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि हम नहीं फिक्स कर सकते क्या डायरेक्शन है। तो हम ये भी, इसके लिए ये भी ट्रू है, देखो ज़ीरो वेक्टर का ज़ीरो मैग्नीट्यूड होगा, बट इसके लिए ये भी ट्रू है कि इट कैन नॉट बी असाइंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। हम नहीं डिसाइड कर सकते, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। द वेक्टर्स ए बी बी रिप्रेजेंट द ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो सबको पता ही है। जैसे यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ए कैप जो होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यूनिट वेक्टर। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 यूनिट। अच्छा, इसमें ना जब भी यूनिटी लिखा होता है ना तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता यूनिटी का मतलब क्या है। यूनिटी का मतलब 1 ही होता है, 1 यूनिट। So this is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector is denoted by a cap. Co-initial vectors वो होते हैं जिनका same initial point होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ए बी लें तो ए डी लें, तो they are co-initial vectors, इनका same initial point है। Then we have collinear vectors. Collinear vectors are two or more vectors are collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. जैसे कोई भी लाइन गिवन है, कोलिनियर वेक्टर के लिए कोई भी लाइन गिवन है, तो उसके पैरेलल कोई दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल होने चाहिए, बट उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। मतलब ये जो येलो वाले वेक्टर्स हैं ये भी पैरेलल हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं इसके, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो। तो कोलिनियर में वेक्टर्स है पैरेलल टू सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पैरेलल लाइन के सेम, या ऑपोजिट भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब सेम हो। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड इज सेम एज गिवन वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए है तो माइनस ए का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए अगर सपोजिंग 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए भी 5 सेंटीमीटर का होगा, बट उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उल्टा हो जाएगी, उससे ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा but direction is opposite to that of it, it is called negative of given vector. For example, vector BA जो होगा that is negative of vector AB and written as BA vector is equal to negative of AB vector. That means अगर हमें AB vector given है, supposing AB vector is given to be 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, तो बिना सोचे अगर हमें बी ए वेक्टर लिखना हो बस इसके साइन चेंज कर दो, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कंसिडर ए वेक्टर ए बी एंड अनदर वेक्टर बी सी, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, एक तो सबसे पहले ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर जब लिखा ना मतलब ए टू बी होगा, और फिर उसके बाद वेक्टर बी सी,
ऑब्वियसली जब बी पॉइंट सेम है तो बी टू सी होगा, और बी पॉइंट सेम है तो ए सी जो है, ए सी देखो ए सी लिखा है ना, तो ए टू सी होगा, ऐसे होगा। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, सेम ऑर्डर में जा रही है, मतलब सेम ऑर्डर में डायरेक्शन जा रही है, बट एसी की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में नहीं जा रही। सेम ऑर्डर में जाती तो ऐसे होती, बट उसकी बजाय एसी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, नीचे को आ रही है। अगर देखो सेम ऑर्डर होता तो उसमें मैं बता रही हूँ, अगर वो सेम ऑर्डर होता मतलब ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू ए, तो जब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड करते तो ए बी प्लस बी सी ए सी है, ए सी प्लस सी ए, क्योंकि सी पे ख़त्म हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो वो ए बन जाता जो कि ज़ीरो वेक्टर होता। तो इसीलिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो का सम जो थर्ड के बराबर तभी होगा जब हम ए बी प्लस बी सी जो कि सेम ऑर्डर में है, ए बी प्लस बी सी को वैसे भी लेंगे बिना उसको देखे, ये बी पे ख़त्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो बी को इग्नोर करो, ए टू सी बन जाएगा, तो ये ए सी बन जाएगा। तो यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में होते हैं तो उन दोनों का जो सम होगा या रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज सेम एज सम, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड वेक्टर होगा जो कि उनके सेम ऑर्डर में नहीं होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा दो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स का जो सम होता है ट्राइंगल में, वो थर्ड वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में है उसके इक्वल होता है। द वेक्टर सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, जैसे मैंने अभी बताया ना, जब हमने ऑर्डर में लिया तो उनका सम 0 आया। Parallelogram law of vector addition, if A and B represent two adjacent sides of a parallelogram taken in order, then their sum A plus B represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram। जैसे ये parallelogram है, ये है वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, तो वेक्टर A इस डायरेक्शन में, वेक्टर B इस डायरेक्शन में, तो अब ये सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये उल्टा जाएगा, तो ये जो C होगा ना, या फिर ऐसे समझ लो ये AC है, ये जो इसका डायगोनल है दिस इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी सम A प्लस B जो एडजेसेंट साइड्स का सम है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जब भी हमें एक डायगोनल पूछा हो कि फाइंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, उसकी साइड्स गिवन है, तो हमेशा A प्लस B से निकालना है। तो फर्स्ट डायगोनल इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग A प्लस B। तो जो दूसरा वाला डायगोनल होगा ये डायगोनल होगा, ये तो देखो A है, ये B है। अब इसमें जब हम, क्योंकि A हमने ऐसे लिया था ना, B ऐसे लिया था इसमें, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो B और A का ऑर्डर अलग हो गया, तो अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ ऑर्डर, तो ये A और ये डायगोनल का ऑर्डर सेम हो गया, इसको मैं C ले रही हूँ, तो जो C होगा वो A प्लस C जो होगा वो B के बराबर आया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो A प्लस C, ये उल्टा ऑर्डर हो गया, इज इक्वल टू B होगा, तो जो C होगा ना वो B माइनस A होगा। पर अगर मैं ऐसे करूं, मतलब जो सेकंड डायगोनल है वो B माइनस A भी हो सकता है, बट A माइनस B भी हो सकता है। A माइनस B कैसे होगा, देखो मैंने क्या किया था, ये जो डायगोनल था इसका तो A है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, मैंने ना A एंड C की डायरेक्शन सेम ले ली थी। अब मैं B और C की डायरेक्शन सेम ले लेती हूँ, B और C सेम डायरेक्शन में है तो A उल्टे ऑर्डर में है, तो B प्लस C इस केस में A होगा, तो C की वैल्यू आएगी A माइनस B। दैट मीन्स जो सेकेंड डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो या तो A माइनस B या B माइनस A लिख सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। तो जब भी हमें वेक्टर, मतलब वेक्टर्स में पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स गिवन हो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, देखो डायगोनल ऐसे नहीं आएगा ना, सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है, पैरेललोग्राम की साइड और बोलेंगे कि डायगोनल निकालो A प्लस B, वैसे नहीं होगा।
उसमें बोलेंगे कि वेक्टर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, तो पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर हमें तो एक ही डायगोनल निकालने को बोला है तो ऑलवेज यूज a प्लस बी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। एक ही डायगोनल निकालने को बोला है तो क्या यूज करना है, ऑलवेज यूज a प्लस बी। पर अगर दोनों डायगोनल्स निकालने को बोले हैं तो फर्स्ट डायगोनल a प्लस बी और दूसरा डायगोनल a माइनस बी या b माइनस ए से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो a प्लस बी प्लस सी, पहले इसको ब्रैकेट में रख दिया, तीनों वेक्टर्स को ऐड किया, पहले इसको ब्रैकेट में रख दिया, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया। एडिटिव आइडेंटिटी, वेक्टर जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको हम ऐड करते हैं किसी भी वेक्टर में तो सेम वेक्टर आता है। तो a प्लस जीरो इज जीरो प्लस a विच इज a वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसका थोड़ा सा ऐसे, तो ये ऐसे होगा, इसमें सिंपली स्केलर अलग से ले सकते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में बहुत बार यूज हो चुका है, तो एमसीक्यू में आ सकता है ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। Unit vector along x, y and z axis are denoted by I cap, j cap and k cap respectively. ठीक है, unit vector along x axis is I cap, unit vector along y axis is j cap and unit vector along z axis is k cap. और कोई भी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर a divided by its magnitude. So this will give unit vector. कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर r होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इतना तो पता ही है कि जो कोई भी वेक्टर r हमें गिवन हो तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे होता है वेक्टर। उसमें i कैप, j कैप, k कैप वाले तीनों, मतलब उसका x एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या है, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है और z एक्सिस के अलॉन्ग क्या है। x, y, z are called scalar components or rectangular components. x I cap, y cap, z cap are called vector components of r along respective axes. तो इसके जो scalar components, scalar या rectangular components along x, y, z axis क्या होंगे, x, y, z axis। along x axis क्या होगा, scalar या rectangular component 2 एंड y एक्सिस के अलॉन्ग 3, z एक्सिस के अलॉन्ग 4। एंड जो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स इस वेक्टर के अलॉन्ग, सपोजिंग सिर्फ पूछा हो अलॉन्ग y एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो वो होगा 3j कैप। अलॉन्ग z एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, 4k कैप। अलॉन्ग x एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, 2i कैप। If LM and R direction cosines of a vector, unit vector in the direction of that vector is given by L I cap plus M J cap plus N K cap is cos alpha I cap plus cos beta J cap plus cos gamma K cap. ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर हमें एक वेक्टर गिवन हो, वेक्टर R इज इक्वल टू I cap प्लस 2J cap प्लस K cap, ठीक है, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 4, 5, 6 आ गया, √6। तो जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के टाइम ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, दे आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो दे बिकम डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 1/√6, 2/√6, 1/√6। तो बेसिकली जब हमने यूनिट वेक्टर लिखा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप फॉर्म हो गई, ठीक है। यूनिट वेक्टर कौन सी फॉर्म हो गई, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, क्योंकि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड दे आर ऑल्सो डिनोटेड बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो एल एम एन की जगह हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। The position vector of a point R dividing a line segment joining points P and Q whose position vector are A and B respectively in ratio m is to n. Internal ratio, supposing P and Q दो points हैं
तो P का जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है वो है A वेक्टर और Q का है B वेक्टर, और इसमें कोई R है तो R इसको m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R के कंपोनेंट्स, R का फॉर्मूला क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर इंटरनली ऐसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली मतलब उसके बीच में ही है, तो n के साथ ये लेंगे, वही जो क्लास 10 से करते हैं हर सेक्शन फॉर्मूला, प्लस m के साथ b लेंगे और नीचे हो जाएगा m प्लस n। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होती है, एक्सटर्नल डिवीजन में ना ये दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब na माइनस एम बी अपॉन m माइनस n, वैसे कर सकते हो na माइनस एम बी अपॉन m माइनस n, या एम बी माइनस एन ए। अच्छा, एम बी से स्टार्ट करोगे तो इसमें m से स्टार्ट करोगे, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। इसमें भी एक्चुअली हमें एम बी प्लस एन ए भी लिख सकते थे, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन आ जाएंगे, तो एक्सटर्नल में m के साथ b माइनस n के साथ a अपॉन m माइनस n। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में m से स्टार्ट करते हो तो नीचे m माइनस n लिखोगे, अगर n से स्टार्ट करते हो सपोजिंग na माइनस एम बी तो नीचे n माइनस m लिखोगे। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब जैसे ये पी क्यू है ना, तो R इंटरनली कैसे उसको डिवाइड कर रहा है, R से P और R से Q। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो R जब बाहर होगा तो फिर से R से P, Q से R, तो इसीलिए उसमें माइनस साइन आता है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। If p cap is the unit vector along a line, then projection of vector A on line is given by A dot p cap। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद करना। सपोजिंग हमें प्रोजेक्शन में कोई भी लाइन गिवन है और ये एक वेक्टर है, वेक्टर A है, तो उसका एंगल ये L है, एंगल इज थीटा। अगर ये ऐसे है A तो इसका एंगल थीटा ऐसे आएगा। अगर ये L के साथ A ऐसे है तो इसका एंगल थीटा ऐसे आएगा, और अगर L के साथ ऐसे है तो यहीं से L से मेजर करना है थीटा। तो बेसिकली हमारे पास एक लाइन होती है L और एक वेक्टर होता है A जो लाइन के साथ इंक्लाइंड होता है। तो लाइन के साथ इंक्लाइंड ऐसे भी हो सकता है, लाइन एंगल हमेशा लाइन से मेजर करना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये 180 से बड़ा हो गया एंगल, या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में जब भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन अनदर वेक्टर B जो होगा, ऐसे लेते हैं तो नहीं B कैप लेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B जब हम लेंगे, एक्चुअली फॉर्मूला इसमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तो ऊपर A डॉट B लेंगे और नीचे होगा B का मैग्नीट्यूड। अगर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A होगा तो उस केस में ऊपर होगा B डॉट A और नीचे होगा A का मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका भी डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही है न्यूमरेटर में, और अगर B का प्रोजेक्शन ऑन A है तो A का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लेना है, और अगर A का प्रोजेक्शन B पे है तो B का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर पे लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो A अपॉन A, ये A कैप हो गया ना, तो B डॉट A कैप हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B मतलब यहाँ पे B अपॉन ये यूनिट वेक्टर बन गया, तो A डॉट B कैप हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B है A डॉट B कैप होगा, विच इज A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। मतलब कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे हो, जो दूसरा वेक्टर होता है उसका हमें यूनिट वेक्टर लेना है। एक्चुअली फॉर्मूला को इसी फॉर्म में याद रखो। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B इज डिफाइंड एज A डॉट B जो होगा A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका आंसर होता है दैट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। A डॉट B कैसे निकालेंगे, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b जो होगा इट इज अ रियल नंबर, then let a and b be two non-zero vectors, then a dot b is equal to 0 if and only if a and b are perpendicular to each other. So this is very important property. A dot b is equal to 0 implies that a is perpendicular to b. दोनों वे से यूज कर सकते हैं. अगर हमें गिवन है a is perpendicular to b तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a डॉट b is equal to 0. अगर हमें गिवन है a डॉट b इज इक्वल टू 0 तो उससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि a इज परपेंडिकुलर टू b. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल होगा. एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b इज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. ये इसी से आया है स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से. cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. तो थीटा इज बेसिकली cos ऑफ दिस टर्म. ये जो टर्म है ना इसका cos इनवर्स लेके तो यही लिखा है. फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. अब देखो आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस. जो एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आई कैप जे कैप आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा. बट आई एंड आई बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. cos 0 1 होता है तो क्योंकि cos 0 1 होता है तो उस वजह से यहाँ पे आई डॉट आई जो है वो 1 होगा. क्योंकि आई डॉट आई जब हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस तो दोनों के बीच में एंगल विल बी 0. आई इज अ यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा. इसी तरह जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बट आई डॉट जे डॉट के डॉट के ये सब के डॉट आई ये सब होंगे 0. इवन जे डॉट आई लिखा हो के डॉट जे क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, आई डॉट के ये सब होंगे 0. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो इसका आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो a क्रॉस b जब हम लेते हैं a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप. n कैप जस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे लिए यूज नहीं होगा क्योंकि n कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग अनदर एक्सिस. जैसे अगर वेक्टर a इज अलोंग x एक्सिस, y इज अलोंग z एक्सिस, बेसिकली हम क्या करते हैं कि a क्रॉस b जब हम लेते हैं a को b की ओर रोटेट करते हैं. तो जब भी हम रोटेट करेंगे ऐसे रोटेट करेंगे या b को a की ओर तो ऐसे रोटेट करेंगे. तो उसमें जब हम स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हैं तो वो नीचे को जाता है, जब हम स्क्रू को ऐसे खोलते हैं तो वो ऊपर को आएगा. तो अगर ये दोनों a एंड b आर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस तो जब हम a को b की ओर घुमाएंगे या तो वो पॉजिटिव z की ओर जाएगा या फिर नेगेटिव z की ओर. तो n कैप डिनोट्स ओनली डायरेक्शन. जस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए n कैप लिखना है बट सम्स करने के लिए हमें n कैप नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा साथ में n कैप. इसकी प्रॉपर्टीज हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज परपेंडिकुलर टू b. तो इसमें होगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज पैरेलल टू b. तो a क्रॉस b जो होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना तो 0 वेक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर पैरेलल. पैरेलल मतलब कोलिनियर भी हो सकता है, पैरेलल टू ईच अदर या कोलिनियर टू ईच अदर. तो दोनों वेज से अप्लाई होगा. अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर है देन a इज पैरेलल टू b एंड इफ a इज पैरेलल टू b तो वी कैन राइट दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर. वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है बट इसमें a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. a क्रॉस b होगा नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a. एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस. तो साइन थीटा इसी की डेफिनेशन से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड. Mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap we have I cross I is 0 vector.
क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे तो आई का मैग्नीट्यूड दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में यहाँ पे साइन थीटा होता है, तो थीटा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो आई क्रॉस आई इज 0। इसी तरह जे क्रॉस जे इज 0, के क्रॉस के इज 0 वेक्टर। अब जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस ए, आई क्रॉस के माइनस जे, ये कैसे होगा? तो इसमें देखो, जब भी हम इस वे से ना एक सर्कल ले लिया करो, यहाँ पे आई कैप ले लो, यहाँ पे जे, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं ना ABCDEFGHIJK, तो आई के बाद जे आएगा तो आई टूवर्ड्स जे, फिर जे के बाद के आएगा तो यहाँ पे के ले लो। जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के वेक्टर आएगा, सेम डायरेक्शन में जब लेना है। जे क्रॉस के करेंगे तो वो आएगा आई वेक्टर। जब हम के क्रॉस आई करेंगे, मतलब हम सर्कल में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो के क्रॉस आई जो होगा, के क्रॉस आई विल गिव यू जे वेक्टर। बट अगर हम इस सर्कल में मतलब आई जे के बजाय उल्टा चलेंगे, जैसे हमने आई क्रॉस के कर दिया, उल्टा चल लिया, ठीक है, आई क्रॉस के कर लिया, तो वो आएगा तो जे ही, बट नेगेटिव जे आएगा अगर हमने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। यहाँ से भी देख सकते हो आई क्रॉस जे इज माइनस इज इक्वल टू के, तो जे क्रॉस आई मतलब उल्टा चल दिया, तो वो आएगा जे क्रॉस आई इज माइनस के। जैसे ये इसका थर्ड वाले का ये आ गया, आई क्रॉस जे से ये आ गया, के क्रॉस जे जब हम करेंगे तो वो आएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे 1 थे। तो इसमें जो ये वाला जो है आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। अगर हम ऑपोजिट कर देंगे डायरेक्शन को तो नेगेटिव आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कौन सी साइड्स होंगी? जो कि को इनिशियल साइड्स होंगी। अगर हमें वैसे इस फॉर्म में गिवन हो कि अगर हमें ए बी सी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी हम लेंगे हाफ तो लेंगे। अगर हम ए टू बी लेते हैं तो दूसरी साइड को हम हमेशा ए टू सी लेंगे। ये सेम रखना है ऑर्डर, मतलब अगर इनिशियल पॉइंट ए फिक्स कर दिया ना तो यहाँ पे दोनों में ए आना चाहिए, या फिर अगर मैंने इनिशियल पॉइंट बी फिक्स कर दिया तो बी टू ए, चाहे बी टू सी जैसे भी ले लो, बी टू सी वैसे, या फिर मैंने इनिशियल पॉइंट सी फिक्स कर दिया तो सी ए क्रॉस सी बी। तो ये आइडिया समझ आ गया ना। जब भी हमें जैसे सपोजिंग उसकी साइड्स ए बी गिवन हो, ऐसे गिवन हो, फिर तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। बट अगर साइड्स की जगह हमें उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, वर्टिसेस गिवन हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो ए बी क्रॉस ए सी, अगर ए से स्टार्ट करते हो तो दोनों वेक्टर्स ए से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स रह जाएंगे बी सी, तो वो हाफ से मल्टीप्लाई करना है। और हाफ यहाँ पे अगर बी से स्टार्ट करते हो बी ए क्रॉस बी सी, फिर मैग्नीट्यूड है तो वैसे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, बहुत सारे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगर हमें ए वेक्टर गिवन हो, बी वेक्टर गिवन हो, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो होगी आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए के कोऑर्डिनेट्स अगर a1, b1, c1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स a2, b2, c2 है। जैसे अगर हमारे पास ए वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, तो यहाँ पे हम आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। यहाँ पे ए के कोफिशिएंट्स मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, ए के कोफिशिएंट्स मतलब 1, 2, 3, और नीचे वाली रो में लिखेंगे बी के कोफिशिएंट्स 2, 4, 7, और इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करके हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे वेक्टर्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिविजन हो गई।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.